माया एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसकी सुंदरता के चर्चे उसके कॉलेज में और उसके आस पड़ोस में भी थे। कॉलेज का हर लड़का चाहता था कि वो माया का पति बने, लेकिन माया अपना दिल एक राहुल नाम के लड़के पर हार बैठी थी। राहुल भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और माया जल्द से जल्द राहुल से शादी करना चाहती थी। एक दिन माया ने शादी की बात राहुल के सामने रख दी। हम लोगों को ऐसे ही चुप चुप के मिलते हुए 2 साल से ज्यादा वक्त हुआ है और अब तो मेरे पापा भी मेरी शादी करने की जिद करने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मैं किसी और की बीवी बन जाऊंगी। तब राहुल ने कहा, ऐसा मत कहो माया, अगर ऐसी बात है तो आज रात ही मैं तुम्हारे घर आऊंगा। राहुल उस रात माया के घर उसका हाथ मांगने के लिए पहुंच गया। राहुल एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था, लेकिन माया एक मध्यम वर्गीय घराने की लड़की थी। माया के पिता एक अपाहिज थे। उनकी पेंशन से ही उनका घर का खर्चा चलता था। राहुल से मिलकर वो तुरंत शादी के लिए तैयार हो गए और कुछ ही दिनों में माया दुल्हन बनकर राहुल के घर आ गई। माया का स्वागत राहुल की माँ रुक्मणी और राहुल ने बड़े धूमधाम से किया। माया ने अंदर आते ही राहुल से कहा, राहुल, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा घर इतना बड़ा है। तब राहुल ने कहा, थैंक यू माया, पर अब ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी घर है। लेकिन माया को एक बात बहुत ही अजीब लग रही थी कि राहुल का घर शहर की आबादी से बिल्कुल अलग एक वीराने में बना हुआ था। ये सोचते हुए माया ने कहा, लेकिन राहुल, तुमने अपने घर को इतनी सुनसान जगह में क्यों बनवाया? तब राहुल बोला, दरअसल जब से मेरे पापा इस दुनिया से गए हैं तब से मेरी माँ को लोगों के साथ ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है। उन्हें तन्हा रहना ज्यादा पसंद है। उस घर की नौकरानी डिम्पी माया का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। कुछ ही दिनों में माया गर्भवती हो गई, लेकिन माया जब से उस घर में आई थी तब से उसके मन को एक अजीब सा डर सता रहा था। कभी कभी वो अचानक से चौंक जाती और कभी कभी उसे लगता था जैसे ही उसके पीछे कोई खड़ा हो। और सबसे अहम बात, माया की शादी को हुए 3 महीने से ज्यादा हो चुके थे, मगर कभी भी वो राहुल से अपने घर जाने की जिद करती तब राहुल बड़ी खूबसूरती से उस बात को टाल देता था। और एक दिन माया डिम्पी से बोली, डिम्पी, राहुल मेरा बहुत ख्याल तो रखता है, लेकिन मैं जब भी मेरे घर जाने की राहुल से जिद करती हूँ तब वो कोई ना कोई बहाना देकर टाल देता है। तब डिम्पी ने कहा, आप गर्भवती है ना, शायद राहुल जी नहीं चाहते कि उनके बच्चे पर कोई असर पड़े। उन्हें आपका कुछ ज्यादा ही ख्याल है। अपनी नौकरानी डिम्पी की बात पर माया काफी मुस्कुराहट के साथ वहां से उठकर चली गई। माया के दिल में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वो जाकर भी डिम्पी से अपने दिल की बात नहीं कह पाई। शाम को माया उदास अपने घर की छत पर खड़ी हुई थी। तभी आसमान में काली घटा छा गई और जोरों से बारिश होने लगी। तभी एक काली परछाई बड़ी तेजी से माया की आंखों के सामने से गुजरकर नीचे की ओर चली गई। उस परछाई की आंखें बेहद खौफनाक थी। माया तुरंत अपने रूम में आ गई। अचानक उसे अपने पेट में हलचल सी महसूस हुई। माया ने जब अपने पेट पर गौर किया तो उसने महसूस किया कि उसका पेट बहुत बाहर निकल आया था, जैसे उसका गर्भ 9 महीने का हो। तभी कमरे में राहुल आ गया। क्या हुआ माया, अपने पेट को क्यों देख रही हो? माया डरती हुई कपकपाती हुई आवाज में बोली, मैं जब छत पर थी तब मेरा पेट सामान्य था, मगर अचानक मौसम खराब हो गया और मैंने एक भयानक परछाई देखी। मैं डरकर कमरे में आ गई और अचानक खुद ब खुद मेरा पेट बड़ा हो गया। माया की बात पर राहुल रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा वहम होगा माया, और हाँ, किसी किसी का प्रेगनेंसी में इतना ही पेट बड़ा हो जाता है। राहुल की बात पर माया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं अभी इसी वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। राहुल, बहुत हो गया। मेरी जब से शादी हुई है और जब भी मैं पापा के पास जाने की जिद करती हूँ तब तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं यहाँ पर कोई कैदी हूँ। माया की बातें सुनकर माया की सास कमरे के अंदर आ गई और उन्होंने रहस्यमय अंदाज में राहुल की ओर देखते हुए कहा, राहुल, तुम्हें कल सबसे पहले एक ही काम करना है, माया को उसके घर ले जाकर
उसके पापा से मिलवा कर लाना है। फिर रुक्मणी माया की ओर देखकर बोली, आज मौसम खराब है माया, आज रात तक का इंतजार कर लो, कल हम तुम्हें डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे। गुस्से में माया बिस्तर पर जाकर लेटकर सो गई। तभी आधी रात में उसकी आंख बिजली कड़कने की वजह से खुल गई। उसने देखा उसका पति राहुल बिस्तर से गायब था। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। तभी उसके कानों में चपड़ चपड़ की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर किसी को खा रहा हो। माया डरती हुई उस आवाज की ओर चल दी। तभी उसकी नजर ड्राइंग रूम के बगल वाले रूम पर गई, जहाँ से हल्की हल्की मोमबत्ती की रोशनी आ रही थी। माया धीरे धीरे कदमों से उस रूम की ओर चली गई, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने का वो खौफनाक मंजर देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने देखा कि उसकी सांस डिम्पी और राहुल एक मरे हुए इंसान की लाश को चबा चबा कर खा रहे थे। मोमबत्ती की रोशनी में उस सबके चेहरे बेहद भयानक थे। जैसे ही उनकी नजर माया पर पड़ी, वो सब एक भयानक अंदाज में हंसने लगे। वो देख वो वही बेहोश हो गई। उसकी जब आँख खुली तो उसने खुद को उसी कमरे में फर्श पर लेटा हुआ पाया। रुक्मिणी, डिम्पी और राहुल उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। माया ने उठना चाहा, लेकिन वो हिल भी नहीं सकी। राहुल ने मुस्कुराते हुए डिम्पी की ओर देखकर कहा, तुम्हारा अंदाज़ा सही था डिम्पी, बच्चा आज ही हो जाएगा। डिम्पी बोली, तुम्हारी बहन का अंदाज़ा कभी गलत नहीं हो सकता राहुल। तब माया चीखते हुए बोली, आखिर तुम लोग हो कौन? और डिम्पी, तुम राहुल की बहन हो? माया ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक उन सबके चेहरे भयानक हो गए। माया डर से कांपने लगी। डिम्पी ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ माया, मैं राहुल की बहन हूँ, नौकरानी नहीं। और तुम यहाँ राहुल की पहली पत्नी नहीं हो। उस पर माया ने कहा, लेकिन तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? उस पर उसकी सास ने कहा, कुछ नहीं माया, हम सिर्फ तुम्हारा बच्चा चाहते हैं, जो कि होने वाला है। माया बोली, ये क्या बोल रहे हो तुम? डिम्पी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पेट में भूतिया अंश है माया, और भूतिया अंश कुछ ही महीनों में बड़ा हो जाता है। तुम्हारा बच्चा हम तीनों की खुराक है। हम तीनों बहुत सालों से अपने ही बच्चे खाकर जिंदा रहते हैं। तभी राहुल ने एक बड़ा सा चाकू साइड से उठा लिया और बोला, मुझसे सब्र नहीं होता माँ, मुझे इस बच्चे को अभी खाना है। तभी उसकी माँ ने कहा, ऐसा करने की सोचना भी मत राहुल, याद रखना इस बच्चे को हमें जिंदा खाना है। अगर गलती से भी इस बच्चे को इस माँ की पेट में कुछ हो गया तो शैतान हमसे नाराज हो जाएगा और हम सब खत्म हो जाएंगे। माया समझ गई थी कि वो शैतान के चंगुल में फंस गई है। यहाँ से उसका जिंदा निकलना अब लगभग नामुमकिन है। वो मन ही मन में भगवान को याद करने लगी और अपनी पूरी ताकत लगाकर राहुल के हाथ से वो चाकू निकाल दिया। जैसे ही उसने राहुल के हाथ से चाकू छीना, रुक्मिणी चीखते हुए बोली, नहीं ऐसा मत करना माया, अगर तुमने ऐसा किया तो हम सब मारे जाएंगे। तभी माया ने कहा, ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। मेरी बात न जाने तुम लोग कितनी लड़कियों को फंसा कर ऐसे ही मारोगे, उससे अच्छा ही है तुम सब मर जाओ। इतना कहकर माया ने अपने ही पेट में चाकू मार लिया। पेट में चाकू घुसते ही वो तीनों बुरी तरह से चीखने लगे। देखते ही देखते उन तीनों के शरीर में आग लग गई और वो धुआं बनकर उड़ गए और माया ने एक विजयी मुस्कान के साथ वहीं पर दम तोड़ दिया। और इस तरह माया का अंत हो गया। लेकिन जाते जाते माया इंसानियत पर एक बहुत बड़ा उपकार कर गई। उसे पता था कि वो किसी भी कीमत पर नहीं बचेगी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और जाते जाते उन सबको मार कर चली गई जो शैतान के पुजारी थे। आधी रात का समय था। मोहन घर के आंगन में लगे हुए पेड़ के नीचे बिछी हुई चारपाई पर आराम से सो रहा था। गर्मी का महीना था। अचानक मोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके गाल सहला रहा हो। मोहन की अचानक आँख खुल गई। वो तुरंत उठकर बैठ गया। अंधेरी की वजह से मोहन उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। सिर्फ अंधेरी में चमकती हुई किसी औरत की दो आंखें दिख रही थी। मोहन डरती हुई हकलाती हुई आवाज में बोला, कौन हो तुम? अचानक
मोहन ने देखा वो चमकती हुई आंखों वाली भागकर आंगन के दूर बने हुए एक कुएं में कूद गई और एक दिल दहला देने वाली चीख उस कुएं से निकली। ये देख मोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। मोहन एक गरीब व्यक्ति था जो कि एक किराए के घर पर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी निर्मला और 17 साल की बेटी पूजा थी। मोहन मजदूरी किया करता था। कुछ सालों से उसकी पत्नी भी बीमार रहने लगी थी। गरीबी की वजह से वो अपनी बेटी को भी नहीं पढ़ा पाया था। कुछ दिन पहले मजदूरी करते समय मोहन के पैर पर चोट लग गई। उस दिन के बाद वो बीमार पड़ गया और कई दिन काम पर नहीं जा सका। किराया ना दे पाने की सूरत में मकान मालिक कई बार घर से निकालने की धमकी दे चुका था और आज से रंजीत अपने कुछ आदमियों के साथ आ धमका और वो गुस्से से बोला, मैं तुझे वक्त देते देते थक चुका हूँ मोहन। तेरे ऊपर पूरे 6 महीने का किराया बाकी है। आज या तो किराया दे, नहीं तो अभी और इसी वक्त अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल जा। मोहन हाथ जोड़ते हुए बोला, आप तो मेरी आर्थिक स्थिति जानते हैं ना सेठ। मैं एक मजदूर आदमी हूँ। कुछ दिनों से मैं भी बीमार पड़ा हुआ हूँ और मेरी पत्नी तो बीमार रहती ही है और मेरे पास अब इलाज करने के लिए तक पैसे नहीं हैं। भला मैं किराया कहाँ से दे पाऊँगा? मुझे और कुछ वक्त की मोहलत दे दीजिए। उस पर रंजीत बोला, क्या मैंने तेरा कोई ठेका ले रखा है? अगर किराया नहीं दे सकता तो यहाँ से निकल जा। मैंने दूसरा किराएदार देख लिया है। सेठ रंजीत की बातें सुनकर निर्मला रोती हुई बोली, ऐसा मत करिए सेठ जी, मेरी एक जवान बेटी है। भला मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगी? उस पर रंजीत ने कहा, कहीं भी जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। तुम लोग सीधी तरह से यहाँ से निकलते हो या फिर मैं अपने तरीके से तुम्हें बाहर निकालूं। इतना कहकर सेठ रंजीत ने अपने आदमियों को कुछ इशारा किया। रंजीत का इशारा पाते ही उसके आदमियों ने मोहन के घर के बर्तन बाहर निकाल के फेंक दिए और मोहन को उसके परिवार सहित धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मोहन रो रो कर कुछ वक्त मांगता रहा, लेकिन रंजीत को उसके परिवार पर जरा सा भी तरस नहीं आया। पूरा परिवार सड़क पर बैठकर रोने लगा। तभी एक तेज आंधी का बवंडर उठा और कुछ देर में शांत हो गया। तभी अचानक एक व्यक्ति जो दिखने में बड़ा अजीब सा था मोहन के पास आकर बोला, रो मत, मैं तेरी मदद करने को तैयार हूँ। अचानक उस व्यक्ति को देखकर मोहन उस व्यक्ति को गौर से देखने लगा। मोहन ने उसे देखते हुए कहा, कौन हो भाई? मैं तो तुम्हें नहीं जानता और ना ही इस गांव में कभी देखा है। उस व्यक्ति ने बहुत ही रहस्यमय मुस्कुराहट से कहा, मैं दूसरे गांव का हूँ। भला इस चिलचिलाती हुई धूप में तुम अपने परिवार को लेकर कहाँ भटकोगे? तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गरीब हो। तुम मेरे साथ चलो। मेरा एक पुराना घर है जो बरसों से खाली पड़ा है। तुम चाहो तो उसमें रह सकते हो। मोहन हाथ जोड़ते हुए बोला, लेकिन मेरे पास किराया देने के लिए इस वक्त एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं तो अपने परिवार का खाने का इंतज़ाम भी बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। उस पर उस व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जब तक चाहो वहाँ पर रह सकते हो। मुझे कोई किराया नहीं चाहिए। मोहन बोला, ठीक है। वो व्यक्ति बोला, आओ मेरे साथ। मोहन के पास उस व्यक्ति की बात मानने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। कुछ ही घंटों में मोहन और उसका परिवार दूसरे गांव में पहुंच गया। वो एक बहुत पुराने घर के सामने खड़े हुए थे। उस घर को देख ऐसा लगता था जैसे वो बरसों से बंद हो। मोहन ने देखा वो घर कच्चा बना हुआ था। उस घर में 3 बड़े बड़े कमरे थे और एक बहुत बड़ा कच्चा आंगन। उस आंगन में बहुत पुराना वृक्ष भी लगाया हुआ था और पेड़ के पास एक कुआं भी था। मोहन और उसके परिवार को उस घर में बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उस व्यक्ति ने मोहन को घूरते हुए कहा, आज से इसे अपना ही घर समझो मोहन। और हाँ, घर की रसोई में कुछ खाने पीने की वस्तुएं हैं। तुम्हें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उस पर मोहन ने कहा, मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। माफ करना, मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। तभी उस व्यक्ति ने होठों पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मेरा नाम रमेश। अब मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला गया। मोहन थका हारा एक चारपाई पर बैठ गया। मोहन ने देखा निर्मला और उसकी बेटी पूजा
अजीब नजरों से उस घर को देख रहे थे। तब मोहन ने कहा, इस दुनिया में जहाँ सेठ रंजीत जैसे दुष्ट भी मौजूद है, वहाँ रमेश जैसे अच्छे इंसान भी है। बगैर स्वार्थ के आज की दुनिया में कौन किसके लिए इतना करता है। रमेश की बातों पर निर्मला घूरते हुए बोली, यही तो मैं सोच रही हूँ कि बगैर स्वार्थ के आज की दुनिया में कौन किसके लिए इतना करता है। मोहन ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? निर्मला बोली, तुमने देखा नहीं, हम जब घर के बाहर खड़े थे तब यहाँ के लोग दूर से हमें कैसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। और तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे इस घर में एक अजीब सी मनहूसियत टपक रही हो? मोहन ने कहा, तुम लोगों पर ध्यान मत दो, हमें रहने के लिए एक ठिकाना चाहिए था और वो अब हमें मिल गया है। शाम हो गई है निर्मला, और कुछ ही देर में रात हो जाएगी। तुम सब थके हुए हो, सो जाओ। मोहन, निर्मला और प्रीति को लेटते ही गहरी नींद आ गई। वो तीनों पेड़ के नीचे आंगन में ही चारपाई पर लेटे हुए थे। आधी रात का समय हो चुका था। तभी अचानक मोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई घुंघरू पहनकर उसकी चारपाई के आसपास टहल रहा हो। अचानक मोहन को अपने गाल पर किसी के स्पर्श का एहसास हुआ। मोहन चौंक कर तुरंत उठकर बैठ गया। चारों तरफ अंधेरा था। मोहन ने जब अपने आसपास नजर डाली तब उसकी पत्नी और बेटी सो रही थी। तभी अचानक मोहन की निगाह सामने की ओर गई। उसने देखा अंधेरे में कोई औरत खड़ी हुई थी जिसका कद 7 फुट के आसपास था। उसकी आंखें उस अंधेरे में किसी बिल्ली की तरह चमक रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे। उसे देखकर मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक वो औरत भागकर पेड़ के पीछे बंधे हुए कुएं में ही कूद गई और एक दिल दहला देने वाली चीख उस कुएं के अंदर से निकली। चीख सुनकर निर्मला और पूजा तुरंत उठकर बैठ गए। निर्मला ने कहा, यह चीख किसकी थी? मोहन ने कहा, पता नहीं निर्मला, हमें लगता है हम किसी गलत घर में आ गए हैं। मैंने बेहद भयानक चेहरे वाली औरत देखी है जो भागकर कुएं के अंदर कूद गई। मोहन की बातें सुनकर पूजा बुरी तरह से डरकर रोने लगी। तभी निर्मला ने कहा, मुझे तो पहले ही शक हो रहा था, तुम सही कह रहे हो, हम गलत घर में आ गए हैं। देखा ना ये घर कितना पुराना है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कई सालों से कोई आया ही नहीं। मोहन ने कहा, तुम सही कहती हो निर्मला, हमें इसी वक्त यहाँ से भाग जाना चाहिए। मोहन ने ये कहा ही था कि अचानक उस कुएं से वो औरत निकलकर बाहर आ गई और इन तीनों के पास आकर खड़ी हो गई। उस औरत का चेहरा बिल्कुल काला और जला हुआ था। उसकी दोनों आंखों से खून बह रहा था और उसके दोनों बड़े बड़े भेड़ियों जैसे दांत बाहर निकले हुए थे। उसके पैर टेढ़े थे। उस औरत को देख तीनों चीखने लगे। अचानक उस औरत ने पूजा को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और अपने लंबे दांत उसके गर्दन में गाड़ दिए। देखते ही देखते वो पूजा के शरीर का सारा खून पी गई। पूजा की चीख पूरे सन्नाटे को चीर गई। फिर पूजा ने वही दम तोड़ दिया और वो औरत पूजा का मृत शरीर लेकर उसी कुएं में कूद गई। ये देखकर निर्मला जोर जोर से रोने लगी। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते वो तेज हवा एक तूफान में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे आंगन में लगे पेड़ उखड़कर उड़ जाएंगे। अचानक से वो औरत फिर से उस कुएं से बाहर निकली, लेकिन इस बार उसका चेहरा अलग था। वो चेहरा पूजा का था, लेकिन बहुत खौफनाक। देखते ही देखते वो निर्मला को उस कुएं के अंदर ले गई और निर्मला की चीख उस सन्नाटे में गूंज गई। मोहन चीखते हुए मदद मांगते हुए घर से बाहर निकल भागा, लेकिन मोहन ने देखा उस घर से थोड़े दूर से फासले पर बहुत से दहशत भरी निगाहों से उस घर को देख रहे थे। मोहन चीखता हुआ उन लोगों के पास आ गया, मेरी बेटी और पत्नी को बचा लो। मेरी आंखों के सामने वो कुएं वाली औरत उन दोनों को लेकर चली गई। तभी उस भीड़ में से एक साधु निकलकर मोहन के सामने आकर खड़ा हो गया। हम सब चाहते हैं बेटा, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी पत्नी और बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। दोबारा उस घर में जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी बेटी और पत्नी तो मिलेगी, मगर इंसान के रूप में नहीं, बल्कि चुड़ैल के रूप में। मोहन बोला, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? साधु बोले, बहुत सालों पहले एक वृद्धा नाम की इस घर में एक बदसूरत औरत रहा करती थी।
जो शैतान की पुजारन थी। शैतान को खुश करने के लिए ना जाने कितने मासूमों की बलि उसने ली थी। उसका एक शिष्य था रमेश, जो अक्सर लोगों को बहला पुसला कर वृद्धा के पास ले जाता था। उस जमाने में ठाकुर मंजीत सिंह का इस गांव में दबदबा था। वृद्धा ने ठाकुर की बेटी को भी नहीं छोड़ा। अपनी बेटी की मौत पर ठाकुर बुरी तरह से तिलमिल गया। उसने गुस्से में आकर वृद्धा और रमेश को मारकर उनके टुकड़े टुकड़े करके उस कुएं में फेंक दिए। लेकिन मरने के बाद भी वृद्धा का खौफ कायम था। इस घर में जो भी रहने के लिए आया वो मारा गया। इस घर को कई बार तोड़ने की कोशिश भी की गई, मगर जब भी कोई इस घर को तोड़ने के लिए जाता तो कुछ देर बाद उसकी लाश मिलती। कहते हैं आज भी उसका शिष्य रमेश लोगों को बहला पुसला कर इस मकान में लेकर जाता है। कहते हैं कि वृद्धा आज भी जिंदा है, मगर अपने शैतानी रूप में। उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुनकर मोहन अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। आज भी वो पागलों की तरह उस घर के आसपास अपनी बेटी और पत्नी को पुकारता है। तुम मेरी हो, तुम मेरी पत्नी हो, हमारी शादी हुई है और अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। ये शब्द किसी इंसान की नहीं है, ये शब्द है एक ऐसी अतृप्त आत्मा की जो अपने शिकार के लिए इधर उधर भटक रही थी। और फिर इसकी शिकार हुई एक दुल्हन जो अपने घर से विदा तो हो गई थी, लेकिन ससुराल नहीं पहुंची थी। रास्ते में ही उसके साथ एक भयानक घटना घट गई। दो बहनें थी, जुड़वा तो नहीं पर एक जैसी ही, बहुत ही सुंदर। पढ़ाई खत्म हुई तो उन दोनों को रिश्ते आने लगे। उनके पापा बहुत ही बीमार रहते थे और छोटा भाई था, इसलिए परिवार ने सोचा कि क्यों ना उन दोनों की शादी एक साथ कर दी जाए। पापा का कोई भरोसा नहीं कि कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। दोनों की शादी अपने हाथों से कर दी जाए तो चैन से चले जाएंगे। किस्मत से दोनों का ही रिश्ता बहुत अच्छे परिवारों में हो गया। शादी का दिन भी आ गया, सब कुछ खुशी खुशी निपट गया। फिर दोनों की विदाई हुई और दोनों अपने अपने ससुराल जाने लगी। जो छोटी थी, मोनिका नाम था उसका, उसे अचानक से कुछ होने लगा, कुछ अजीब सा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने गाड़ी रोकने के लिए कहा। तब उसके पति रवि ने कहा कि ये एक सुनसान जगह है, रुकना सही नहीं है, इस जगह लूटपाट होती रहती है। लेकिन वो जोर जोर से रोने लगी तो उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। वे सब गाड़ी से उतरे और मोनिका को उतारा। तब वो चुप हुई। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, जबकि जून का महीना था और बहुत गर्मी थी। हवा से उन्हें थोड़ी राहत मिली। थोड़ी देर बाद उन्होंने मोनिका से कहा, चलो घर चलते हैं, रात को यहाँ डर है लूटपाट का। सभी गाड़ी में बैठने लगे, लेकिन मोनिका चाहकर भी वहाँ से हिल नहीं पा रही थी। उसे आवाज़ दी पर वो बोली कि मेरे पैर ही नहीं उठ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। वो बहुत ही डर गई कि ऐसे अचानक से उसके साथ क्या हो रहा है। तभी रवि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में बिठाया। थोड़ी ही देर बाद वह अपनी ससुराल पहुंच गई। सास नहीं थी, उसे बस नंद और जेठ थे। उसकी सास रवि को जन्म देकर चल बसी थी। उसकी ननंद ने उसे कमरे में बिठाया और बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद रवि उसके कमरे में आया। वो उसके पास बैठने ही वाला था कि तभी उसे किसी ने जोर से धक्का दिया। वहाँ गिरते गिरते बचा। उसने अपने चारों ओर देखा, तब वहाँ कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम ही हो सकता है। वो फिर से बेड पर बैठने लगा तो उसके साथ फिर से वही हुआ। वहाँ डर गया और मोनिका भी बहुत डर गई। तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी, ये मेरी पत्नी है, तुम इससे दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर मोनिका और रवि बहुत डर गए। वो उस कमरे से भी बाहर आ गए। दीदी ने पूछा, क्या हुआ रवि, तुम दोनों बाहर क्यों आ गए? रवि ने कहा कि अंदर कमरे में बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए हम बरामदे में ही सो जाएंगे। रवि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अगर वो किसी से कहता तो क्या पता कोई उसका यकीन करे या ना। इसी सोच में और दिन भर की थकान के कारण वो वहीं बरामदे में ही सो जाता है। मोनिका भी वही सोफे पर लेट जाती है।
वो भी बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी, लेकिन उसने भी किसी से कुछ नहीं कहा। अगले ही दिन वो दोनों अपने कुलदेवी के मंदिर जाते हैं। वहाँ पर पुजारी जी मोनिका को आशीर्वाद में माता जी की चुंदरी देते हैं। वो सब वापस अपने घर लौट आते हैं। शाम को दीदी भी अपने घर लौट जाती है। रात को खाना खाकर वो भी अपने कमरे में आ जाते हैं। कमरे में आते ही उन्हें रात वाली घटना याद आ जाती है। वो दोनों डरे डरे से बैठ जाते हैं पर कुछ नहीं बोल पाते। तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ आ जाती है। रवि रसोई में जाता है, तब वहाँ बहुत सारे बर्तन जमीन पर गिरे पड़े थे। वो अपनी चारों ओर देखता है, उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी मोनिका की चीखने की आवाज़ आती है। वो भागकर कमरे में जाता है तो देखता है मोनिका कमरे में एक कोने में खड़ी थी। वो उसके पास जाता है और पूछता है क्या हुआ, तो वो उसे कमरे में दूसरी तरफ इशारा करती है। वो देखता है कि उसकी शादी के कपड़े अपने आप ही जलने लग रहे हैं। वह आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पूरे कपड़े जल जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। उन्हें उन जले हुए कपड़ों को देखकर बहुत दुख होता है। अगले ही दिन मोनिका का भाई उसे लेने के लिए आ जाता है। घर पर उसकी बड़ी बहन भी आई हुई होती है और वो सब अपने ससुराल की बातें बताने लगती है। वहाँ पर हुए आयोजन को विस्तार से बताती है। फिर मोनिका से पूछती है तुझे क्या हुआ, तू कुछ भी नहीं बोल रही है। कहाँ तू एक मिनट भी चुपचाप नहीं बैठती थी, अब जब से आई है गुमसुम सी है। क्या हुआ, रवि ने कुछ कहा क्या? नहीं दी, रवि तो बहुत अच्छा है, सब ठीक है। वह सबसे इस बात को छुपा गई कि उनके साथ क्या क्या हुआ। उसे हर वक्त ये महसूस होता कि उसके आसपास कोई है। वो बहुत ही डरी सी रहने लगी। उसकी माँ ने भी उससे पूछा पर उसने कुछ भी नहीं बताया। 2 दिन बाद रवि उसे लेने आ गया। घर वालों ने भी रवि से भी पूछा कि क्या कोई बात है। ये जब से आई है पता नहीं कहाँ खोई है, ना ठीक से खाती पीती है, बस डरी सहमी सी रहती है। लेकिन रवि ने भी घर में कुछ नहीं कहा। वो मोनिका को लेकर वापस आ गया। रात में जब वो काम खत्म करके कमरे में सोने के लिए आए तो दोनों एक ही बेड पर लेट गए। ये बात उस भूत को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने रवि पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से से छटपटाने लगा और उन दोनों के सामने वो अपने असली रूप में आ गया। रवि और मोनिका बहुत ही बुरी तरह से डर गए। बहुत ही भयानक चेहरा था उसका, लाल लाल आंखें और बहुत ही डरावना चेहरा। वो गुस्से में रवि से बोला दूर हो जाओ मेरी पत्नी से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आज तुम उस पंडित के दिए धागे से बच गए, लेकिन कब तक? पूर्णिमा के बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और फिर मैं तुम्हें मारकर अपनी पत्नी को हमेशा के लिए ले जाऊंगा। जब मोनिका अपने घर आई हुई थी तब रवि एक पंडित के पास गया था और उन्हें सब बातें बताई थी। तब उन्होंने उसे 2 धागे दिए थे, एक उसके लिए और दूसरा मोनिका के लिए। पंडित जी ने उससे कहा था कि ये धागे कुछ ही दिनों के लिए तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे। उससे पहले ही तुम्हारे लिए और उपाय करने के लिए हमें अपने बड़े पंडित जी से मिलना पड़ेगा। तब तक ये तुम दोनों की रक्षा करेंगे। धागे के कारण वो उन्हें छू भी नहीं पा रहा था। वो गुस्से से सामान इधर उधर फेंके जा रहा था और फिर वो वहाँ से चला गया। और फिर ये दोनों सारी रात ऐसे ही बैठे रहे। कुछ दिन ऐसे ही खौफ के साए में बीत गए। पूर्णिमा भी आ गई। मोनिका ने रवि से पूछा कल इस धागे का प्रभाव खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? रवि ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं करता हूँ कुछ। रवि पंडित जी के पास जाता है तो वो उन्हें बताते हैं मेरी बड़ी पुजारी से बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत ही खतरनाक है। उसे नष्ट करने के लिए एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। वो आज शाम को आपके घर आएंगे और अनुष्ठान करेंगे। कुछ सामान की ज़रूरत होगी, ये तुम ले आना। ऐसा कहकर उन्होंने एक पेपर पर कुछ सामान लिख कर दिया और शाम तक सब ले आने के लिए कहा। रवि सब सामान ले आया और वो दोनों शाम होने का इंतज़ार करने लगे। शाम को पंडित जी और बड़े पंडित जी दोनों आ गए और बताए हुए सामान को लेकर अनुष्ठान की तैयारी करने लगे। अचानक से सब घर का सामान हिलने लगा।
और जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मोनिका और भी डर गई। पंडित जी ने सबको शांत बैठने का इशारा किया और अपनी प्रक्रिया में लग गए। धीरे धीरे सब शांत हो गया। अनुष्ठान पूरा करने के बाद पुजारी जी ने कहा, अब तुम दोनों को कोई खतरा नहीं है, बला टल चुकी है। दोनों ने राहत की सांस ली। दोनों आज बहुत खुश थे कि चलो अब चैन से रहेंगे, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक दूसरे के पास बैठे। दोनों अलग अलग सो गए। सुबह उठे तो दोनों अपने आप को हल्का महसूस कर रहे थे। घर के वातावरण में भी आज बहुत ही ताजगी थी। कुछ अलग ही एहसास दोनों को हो रहा था। बहुत खुश थे आज दोनों। शादी के बाद आज पहली बार दोनों ने एक अलग सी खुशी को महसूस किया, लेकिन आने वाले खतरे से वो बिल्कुल बेखबर थे। आज रवि मोनिका के लिए बाजार से एक साड़ी लाया था। साड़ी बहुत ही सुंदर थी। मोनिका को भी बहुत पसंद आई। शाम का खाना बनाने के बाद उसने रवि को खुश करने के लिए वो साड़ी पहनी। मोनिका उस साड़ी में बिल्कुल एक अप्सरा लग रही थी। रवि तो उसका दीवाना हो जा रहा था। खाना खाकर वो अपने कमरे में सोने के लिए गए। रवि ने मोनिका का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बिठाया। फिर वो दोनों बातें करने लगी कि तभी रवि का फोन बजा। उसने फोन उठाया तो उधर से बहुत ही अजीब सी आवाजें आ रही थी। कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था और फिर फोन अपने आप ही कट गया। फिर बार बार फोन बजने लगा, लेकिन कोई भी आवाज नहीं दे रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दोनों बहुत ही परेशान हो गए और फिर रवि ने फोन स्विच ऑफ ही कर दिया। मोनिका को प्यास लगी तो वहाँ किचन में पानी पीने के लिए चली गई। वो जैसे ही किचन में पहुंची तब उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसे कोई तो देख रहा है। वो बिना पानी पिए ही वापस गई। रवि ने उससे पूछा, क्या हुआ? तब उसने सोचा कि ये मेरा वहम भी हो सकता है और उसने कहा, कुछ नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैं सोना चाहती हूँ। तब रवि ने कहा, ठीक है तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाहर टीवी देखता हूँ। मोनिका सो जाती है और रवि टीवी देखने लगता है। कुछ देर बाद उसे भी महसूस होता है जैसे उसे कोई देख रहा है। तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है। तब वहाँ उसे दो आंखें दिखाई देती है जो लगातार उसे ही देख रही थी। वो डर जाता है और अंदर कमरे में चला जाता है। वो सोचता है कि ये फिर से आ गया, कैसे बचेंगे हम इससे। ये सब सोचते सोचते सुबह हो जाती है और आज मोनिका का भाई उसे लेने के लिए आता है और वो उसके साथ अपने घर आ जाती है। लेकिन उसकी माँ देखती है कि वो सूख कर काटा हुई जा रही है। न जाने क्या बात है, कुछ बताती भी नहीं है। एक दिन उसकी माँ से उसका हाल नहीं देखा जाता और उसे जोर से एक डांट लगाती है और कहती है, जो भी कारण है सब सच सच बताओ। पहले तो वो अपनी माँ को टाल देती है, पर जब वो बात नहीं मानी तो वो उन्हें सारी बात बता देती है। सारी बातें सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है और वो उसे आश्वासन देती है कि वह इस बात का हल जरूर निकालेगी। क्या मोनिका की माँ उनकी मदद कर पाएगी? जानने के लिए देखिए इस पूरी वीडियो को। मोनिका की माँ वो सारी बात मोनिका के पापा से कहती है तो वो भी चिंतित हो जाते हैं। फिर मोनिका की माँ अपनी एक सहेली से इस बात का जिक्र करती है। तब वो उसे एक मौलवी जी के पास लेकर जाती है। मौलवी जी से वो सारी बात बताती है जो भी मोनिका ने उसे बताई थी कि किस तरह एक भूत ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। और फिर वो सारी बातें ध्यान से सुनते हैं और फिर ध्यान लगाकर देखते हैं कि मोनिका के साथ क्या क्या हुआ और वो भूत मोनिका के पीछे कब से है। फिर वो अपनी आंखें खोलते हैं और मोनिका की माँ से कहते हैं, वो एक बहुत ही खतरनाक भूत है। वो मोनिका को अपनी पत्नी मानता है और मोनिका को लेकर जाएगा। मोनिका की माँ बहुत ही डर जाती है। फिर वो उनसे पूछती है, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मोनिका की जान बच जाए और वो भूत उसका पीछा छोड़ दे? तब वो उन्हें बताता है, उपाय है पर बहुत कठिन है और ज़रा सी भी गलती की तो परिणाम घातक हो सकता है। तब वो बोली, कुछ भी कीजिए पर मेरी बेटी की जान बचाइए। तब उन्होंने कहा, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, तब तक तुम मोनिका से कुछ भी मत कहना, उसे ये भी मत बताना
कि तुम यहाँ आई थी। वो एक शीशी में उन्हें जल देता है और कहता है, ये जल मोनिका के कमरे में छिड़क देना और रवि को भी बुला लेना। मैं कल शाम तुम्हारे घर पर आऊँगा और मोनिका की मदद करूँगा। जैसे जैसे उन्होंने बताया था, मोनिका की माँ ने वैसा ही किया और मोनिका से कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन फ़ोन करके रवि को भी अपने घर बुला लिया। अचानक से रवि को वहाँ आया देख मोनिका भी चौंक गई, पर रवि ने उसे कुछ भी नहीं बताया क्योंकि माँ ने रवि को सब बता दिया था और मोनिका से कुछ भी कहने को मना कर दिया था। रवि ने मोनिका से कहा कि उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए मिलने आ गया। फिर मोनिका ने कुछ नहीं पूछा, वो तो रवि को वहाँ देख बहुत खुश हो गई। सभी को शाम होने का इंतजार था। एक अनजाने से डर से सभी अंदर ही अंदर घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। शाम को मौलवी जी उनके घर आए, तब मोनिका को अजीब सी घबराहट होने लगी। वो डर गई कि कहीं वो भूत यहाँ ना आ जाए और मेरे परिवार को कोई नुकसान ना कर दे। वो ये सब सोच ही रही थी कि सच में उसे एक साया अपने आसपास महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पास खड़ा जोर जोर से सांसें ले रहा हो। मोनिका कहती है कि कौन इंसान? इतना कहकर मोनिका वही बेहोश होकर गिर जाती है। आवाज़ सुनकर सभी वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि मोनिका बेहोश पड़ी है। वो उसे उठाकर बेड पर लिटा देते हैं। फिर मौलवी जी अंदर आते हैं और सबसे कहते हैं कि भूत को पता चल चुका है कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए उसने इस पर कब्जा करने की कोशिश की है। इसे एक रस्सी से बांध दो और कोई भी इसके पास मत जाना। रवि कहता है कि नहीं, तुम इसके साथ ये क्या कर रहे हो? ये डर जाएगी और इसे कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? सब रवि को समझाते हैं और फिर वो बहुत ही मुश्किल से इस बात के लिए तैयार होता है। मोनिका को रस्सी से बांध देते हैं। फिर वो मौलवी जी के कहने के अनुसार सारे काम करने लगते हैं। धीरे धीरे मोनिका को होश आता है और वो पूछती है कि मुझे ऐसे क्यों बांध रखा है और ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम सब? रवि मोनिका के पास जाने को होता है कि तभी मौलवी जी उसे रोकने का इशारा करते हैं। अचानक से मोनिका की आंखें लाल हो जाती है और उसकी आवाज़ भी बदल जाती है। वो रवि से कहती है कि तुम यहाँ भी आ गए? तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूँ। आज मैं इसे लेकर ही जाऊँगा और कोई भी हमारे बीच आया तो वो नहीं बचेगा। तभी उस पर वो जल डालते हैं तो वो कराहने लगती है। कहती है कि ये सब करके तुम मुझसे इसे नहीं छीन सकते, ये मेरी पत्नी है। तब वो गुस्से से पूछते हैं कि ये तुम्हारी पत्नी कैसे हुई? तुम मर चुके हो और भूत की कोई पत्नी नहीं होती। इसका पति रवि है, तुम नहीं। इसे छोड़कर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, ये जल मुझ पर मत डालो। मैं बताता हूँ तुम्हें कि ये मेरी पत्नी कैसे है, कैसे हुई हमारी शादी। आज से 15 साल पहले की बात है। उस दिन मेरी शादी थी। बहुत खुश था मैं। खुशी खुशी सारी रस्में निभाई जा रही थी। मेरी माँ और पिताजी बहुत खुश थे। बारात लेकर हम लड़की वालों के यहाँ गए। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा स्वागत हुआ। आज हमारी शादी थी और हमने अब तक भी उस लड़की को नहीं देखा था जिससे हमारी शादी हो रही थी। बड़े बेचैन थे पर निश्चिंत भी थे। अगर माँ को पसंद है तो हमें भी पसंद आ ही जाएगी। हम खुशी खुशी सारी रस्में निभा रहे थे कि अचानक लड़की पक्ष में एक अजीब सा माहौल हो गया। सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। पूछने की कोशिश की तो कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। हमारा दिल बहुत ही घबरा रहा था। फिर कुछ देर बाद लड़की के पिता हाथ जोड़कर हमारे सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने जो कहा वो सुनकर हम सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया हमारी बेटी घर छोड़कर चली गई है। वो किसी से प्यार करती थी, उसे बहुत समझाया। सोचा कि एक बार शादी हो जाएगी तो अपने आप ही ये प्यार का भूत उतर जाएगा, लेकिन वो हम सबको धोखा देकर भाग गई अपने प्रेमी के साथ। हमें माफ़ कर दो। यहाँ कहकर वो फूट फूट कर रोने लगे। अब हम क्या कर सकते थे। बहुत बड़ा धक्का लगा हमें। बारात बिन दुल्हन के वापस लौट आई। हम उदास रहने लगे। दोस्त सामने तो भले बनते और पीठ पीछे हमारा मजाक बनाते। उनकी बातें हमारे दिलो दिमाग पर इतना असर कर गई कि एक दिन हम गांव की नदी में कूद गए और आत्महत्या कर ली। हमने देखा हमारे शरीर को वो सब जला रहे हैं
और हमारे घर वाले सब रो रहे हैं। हमसे ये सब नहीं देखा गया और हम वहाँ से भटकते यहाँ आ गए। तब से हमें जो भी दुल्हन मिलती है वो हमें हमारी पत्नी लगती है। पहले भी हमने एक दुल्हन के साथ ऐसा कर चुके हैं, लेकिन वो बच जाती है। लेकिन मोनिका के साथ हमने 7 फेरे लिए हैं, इसे हम नहीं छोड़ सकते। तब मौलवी जी ने पूछा कि मोनिका के साथ तुमने 7 फेरे कैसे लिए? तब उसने जो बताया उसे सुनकर सब चौंक गए। मोनिका जब मेहंदी लगवा कर अपने घर लौट रही थी तब मैं भी इसके पीछे पीछे आ गया और मेरी और मोनिका की शादी हो गई। अब ये मेरी पत्नी है। 15 साल से मैं मेरी पत्नी के लिए भटक रहा था, अब जाकर मुझे मेरी पत्नी मिली है। इतना कहकर वो उसके शरीर से चला गया और वो फिर से बेहोश हो गई। सभी ने मौलवी जी के सामने हाथ जोड़े और कहा, कैसे भी करके मोनिका को बचाओ। तब उन्होंने सबको शांत रहने को कहा और अपनी विधि शुरू कर दी। उस भूत ने मोनिका के शरीर को घायल करना शुरू कर दिया। बहुत ही मुश्किल से उस पर काबू करके उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद मोनिका को होश आया। तब उसने देखा कि सब उसके पास बैठे हैं और उसके हाथ बंधे हुए हैं। उसने रवि से कहा कि उसके हाथ खोल दे, उसे बहुत दर्द हो रहा है। रवि जैसे ही खोलने के लिए चला, उन्होंने उसे रोक दिया और उसे पीछे हटने का इशारा किया। मौलवी जी ने बहुत ही मुश्किल से उस भूत पर काबू पाया और वो भूत वहाँ से चला गया और मोनिका और रवि अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगे। आज उनके 2 बेटे हैं और वो सब बहुत ही खुश हैं। उसके बाद वो भूत कभी वापस नहीं आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।